हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फोकस ऑन लर्निंग 2.0। आज की इस वीडियो में हम अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे। यानी कि हमने अभी तक जो पहले वाली वीडियो की बनाई है वो उसमें हमने जो थ्योरी पार्ट है उसको किया था, जैसे संख्या के प्रकार और स्थानीय मान निकालना, परिमेय संख्या ज्ञात करना। आज के इस वीडियो में हम जो अध्याय 1 के अभ्यास के प्रश्न हैं उनको करेंगे, ताकि हमारा अच्छे से जो हमने पढ़ा है वो रिवाइज हो जाए। तो चलिए देखते हैं। आज हम अध्याय 1 पढ़ेंगे। अध्याय 1 में जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो 3 तरह से दिए हुए हैं हमारी किताब में। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर है बहुविकल्पीय प्रश्न। हम इन्हें 3 पार्ट्स में अलग अलग करेंगे। सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, जो कि हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स की जो बुक है उसमें से करेंगे। तो उसके बाद हम ये पार्ट होने के बाद फिर ये पार्ट करेंगे अति लघु वाला थर्ड, फिर इस सेकंड पार्ट के बाद हम थर्ड पार्ट करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, ये करेंगे। इसके बाद हमारे जो अध्याय 1 के अभ्यास के प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम अगली क्लास में अध्याय 2 सेकंड जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अति लघु प्रश्न के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं में क्या अंतर है। दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में संख्या और उसके प्रकार के बारे में बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो चलिए एक बार दोबारा उन्हें रिवीजन करते हैं उनकी। सबसे पहले बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या होती है, देखिए दोस्तों। वह संख्या जिसे P बटा Q यानी कि अंश बटा में हर के रूप में व्यक्त करते हैं, व्यक्त किया जाता है, तथा जो P/Q है उसमें जो Q है वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P और जो Q है वो दोनों पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। वह संख्या जिसे P बटा में Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसमें P और Q दोनों पूर्णांक हैं और जिसकी शर्त क्या है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और इस परिमेय संख्या को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, Q के द्वारा। परिमेय संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं लिखकर, Q के द्वारा। और इसके क्या उदाहरण हैं, जैसे 2/3, 4/7 और 0/6। तो ये है दोस्तों परिमेय संख्या। अब हम करते हैं अपरिमेय संख्या। इसको और अच्छे से डिटेल में देखने के लिए, समझने के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ इसके अंतर के बारे में बात करते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, सबसे पहला बिंदु, जो परिमेय नहीं होती है, जो संख्या परिमेय नहीं होती है, जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, दूसरा पॉइंट, जिसे इस अपरिमेय संख्या को हम जो संख्या रेखा है उस पर प्रदर्शित कर सकते हैं।
सबसे पहला कि जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है अपरिमेय संख्या कहलाती है। दूसरा पॉइंट, इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, जैसे कि इसके उदाहरण दे देते हैं हम। जैसे ये कौन से होते हैं अपरिमेय संख्या, जिन्हें रूट के रूप में लिखते हैं, जैसे मतलब √3, √7। और आपको मैंने बताया था कि दोस्तों पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और चौथा पॉइंट, जो अपरिमेय संख्या है इनको क्यू यानी क्यू की घात c और वह टी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी जहां पर आपको ऐसा दिखाई दे कि क्यू की घात c व t बराबर में √3, √7 ऐसा कुछ भी दिखाई दे, तो इसका मतलब ये कौन सी संख्याएं हैं, ये अपरिमेय संख्याएं हैं, इनको t से प्रदर्शित करते हैं। तो ये था दोस्तों परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर, और हमारा पहला प्रश्न हो गया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। इसके बाद है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, संख्या 75,841 को विस्तारित रूप में लिखकर सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यानी पहले इस संख्या को विस्तारित रूप में लिखना है, उसके बाद उसका स्थानीय मान निकालना है। दोस्तों विस्तारित रूप में लिखने से पहले मैं इसका स्थानीय मान निकाल कर दिखाऊंगी आपको, जिससे जब हम स्थानीय मान निकालेंगे इस संख्या का, उसके बाद हम जब इसे संख्या को लिखते हैं तो वही इसका विस्तारित रूप होता है। तो देखिए पहले कैसे इसका स्थानीय मान निकालते हैं। ये दोस्तों इसका स्थानीय मान था। अब हमें इसे विस्तारित रूप में लिखना है, तो यहीं से इसे देखिए, और यही जो ये आप देख रहे हैं यही इसका विस्तारित रूप है। बस इनके बीच में आपको क्या लगा देना है, जोड़ का निशान लगा देना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमें संख्या क्या दी हुई है 75,841, इसका विस्तारित रूप लिखना है। तो सबसे पहले इसे लीजिए 70,000 को, उसके बाद जोड़ का निशान, फिर उसके ऊपर क्या है 5,000, फिर जोड़ का निशान, उसके ऊपर क्या है 800, और उसके ऊपर क्या कौन सी संख्या है 40, फिर जोड़ का निशान, 40 के ऊपर कौन सी संख्या है 1। तो दोस्तों ये क्या है, इस संख्या का विस्तारित रूप। तो जब भी आपसे पूछा जाए विस्तारित रूप में लिखिए, तो आप इस संख्या को ऐसे लिखेंगे विस्तारित रूप में। आप चाहे तो इसको सीधा भी कर सकते हैं। सीधा कैसे, कि जैसे ये इकाई के स्थान पर है तो 1 लिख दिया, दहाई के स्थान पर है तो 40 आ जाएगा 10 से गुना करने पर, और 8 सैकड़े के स्थान पर है तो 800, 1000 के स्थान पर है तो 5000, 10,000 के स्थान पर है तो फिर 70,000। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप इसका स्थानीय मान निकाल लीजिए। स्थानीय मान निकालने के बाद जो आपकी यहाँ पे स्थानीय मान निकालने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई आपको, इनके बीच आप जोड़ का निशान लगा के ऐसे लिख दीजिए, तो यही इसका विस्तारित रूप होगा। इससे आपकी गलती भी नहीं हो गई क्वेश्चन में, और आप आसानी से उसे कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। इसके बाद है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, देखिए क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर -7 तथा 7 को निरूपित कीजिए। दोस्तों आपको मैंने बताया था संख्या रेखा पर कैसे वो निरूपित करते हैं। इसके लिए हम 3 स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, जिसके दोनों सिरों पर हम तीर लगा देते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इस संख्या रेखा को बराबर भागों में विभाजित कर लेते हैं। आप इसे स्केल की सहायता से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो इसका बीच का बिंदु है, यानी जो इसका मध्य बिंदु है, उसे आप क्या लिख देंगे 0, और उसे किससे आप प्रदर्शित करेंगे, O से। किससे प्रदर्शित करेंगे दोस्तों, O से। इसके बाद 0 के जो दाईं तरफ है, इस तरफ वाली, दाईं तरफ वाली, जो 0 के दाईं तरफ वाली है, वो सभी नंबर धनात्मक होंगे। उसे आप 0 के बाद 1 से बांटना शुरू करेंगे, 1 से भागों में विभाजित करना शुरू करेंगे। जैसे 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोस्तों हमें थोड़ी सी लाइन और लंबी करनी होगी।
ये स्केल की सहायता से होगा। अच्छे से आप स्केल की सहायता से करके देख सकते हैं, तब ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसी तरह जैसे आपने यहाँ से गिनती लिखनी शुरू करी और 7 तक लिखी, ठीक इसी प्रकार अब 0 के बाईं ओर, अभी हमने दाईं तरफ लिखा था, अब हम बाईं तरफ लिखेंगे। जो दाईं तरफ की संख्या होती है वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और जो बाईं ओर की संख्या होती है उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे अब 0 के बाद क्या आएगा 1, लेकिन वो 1 प्लस का नहीं आएगा, कैसा आएगा माइनस का, फिर माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस 5, माइनस 6 और माइनस का 7। अब दोस्तों आपसे क्या पूछा है, तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, जो आपको संख्या दी हुई है उसे देखेंगे। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, -7 और 7 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। -7 और 7, सबसे पहले आप ये देखिए माइनस, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, यानी ये ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक कहाँ आएगी, शून्य के 0 के बाईं ओर। तो देखिए कहाँ है -7, ये रही, इसे आप सर्कल कर दीजिए। इसके बाद क्या दिया हुआ है 7, पॉजिटिव नंबर, प्लस का 7 दिया हुआ है। तो देखिए प्लस का 7 कहाँ है, ये अब इसे अंडरलाइन कर दीजिए, इसे सर्कल कर दीजिए। तो ये आपका संख्या रेखा पर -7 और 7 निरूपित हो गया है। इसमें थोड़ा सा कुछ और ऐड करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि -7 से 7 तक के बीच के नंबर संख्या बताइए, -7 से 7 तक की बीच की संख्या बताइए, तब आप कैसे बताएंगे दोस्तों। उसके बाद आप क्या करेंगे, -7 से बाद में यहाँ से लेके जितनी भी संख्या 7 से तक है, यहाँ तक, यानी -7 से 7 तक उनके बीच में जितनी भी संख्या है वो सब कहाँ आएगी, -7 से 7 के बीच में। तो आप कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसको -7 के बाद की बतानी है। जब भी आपसे ऐसा कुछ नंबर दिया हो, -5 के बाद पूछा हो या 4 के बाद पूछा हो, तो आप उस संख्या को तो छोड़ देंगे, उससे अगले वाली संख्या लेंगे। जैसे इसमें पूछा है कि -7 से 7 के बीच, तो -7 को आप छोड़ देंगे, उसके बाद वाली संख्या लेंगे, उनके बीच में जो भी संख्या है। जैसे -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो दोस्तों ये क्या है, ये -7 और 7 के बीच की संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को दोस्तों होल नंबर्स कहते हैं, और तथा पूर्णांक, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स में भेद कीजिए, यानी पूर्ण संख्या और पूर्णांक दोनों में अंतर कीजिए, दोनों में भेद बताइए। तो सबसे पहले देखें दोस्तों पूर्ण संख्या। आपको मैंने बताया था कि पूर्ण संख्या यानी जिसे हम होल नंबर्स भी कहते हैं, इसे W के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे W लिखकर प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या कौन सी होती है दोस्तों, जो प्राकृतिक संख्या होती है, यानी कि जो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक जाती है, अनंत तक। कहाँ तक जाती है, अनंत तक। यदि प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा दिया जाए या 0 सम्मिलित कर लिया जाए, तो वह संख्या कौन सी बन जाती है, पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर्स बन जाता है। तो दोस्तों ये है हमारी पूर्ण संख्या। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु किसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, और ये हमारे, उसके बाद हम बात करते हैं पूर्णांक की। दोस्तों पूर्णांक बिल्कुल इस पूर्ण संख्या से ही मिलता जुलता है। कैसे, जैसे हमने बताया कि पूर्ण संख्या क्या है, जो 0 से 1 लेकर अनंत तक जा रही है, 0, 1, 2, 3 अनंत तक। इसी तरह हमारा पूर्णांक है। पूर्णांक को दोस्तों क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांक को दोस्तों इंटीजर्स बोलते हैं, और इसे किसके द्वारा डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं, I और Z के द्वारा। पूर्णांक को I और Z के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों अभी हमने क्या करा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 100 अनंत तक। तो जो इंटीजर यानी पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, जब हम 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या सम्मिलित कर दें, या इसमें 0 के बाद ऋणात्मक संख्या लगा दें,
तो वो क्या बन जाते हैं दोस्तों, जैसे -1, -2, -3, -4। तो ये पूरी संख्या मिलाकर, जिसमें ऋणात्मक संख्या भी है, जीरो भी है और धनात्मक संख्या भी है, ये क्या बन जाते हैं दोस्तों, पूर्णांक संख्या बन जाती है, जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं और इसे i और z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यदि आपको अगर i के ऊपर प्लस और z के ऊपर भी प्लस का निशान दिखाई दे, लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब है कि ये धनात्मक संख्या है, यानी 1, 2, 3, 4 ऐसे। अगर आपको यही निशान माइनस का हो, यानी इसका जो घात है वो माइनस इसमें लगाई हो, माइनस का साइन लगा हुआ हो, तो इसका मतलब है दोस्तों ये ऋणात्मक संख्या की बात कर रहा है। तो ये हम बोलेंगे कि ये ऋणात्मक संख्या है। इसके लिए तीसरा सबसे जरूरी महत्वपूर्ण बिंदु जो है कि दोस्तों जो इसमें जीरो होता है, शून्य होता है, वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही वो नेगेटिव होता है। जो जीरो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव संख्या है, यानी जीरो ना तो ऋणात्मक संख्या है और ना ही धनात्मक संख्या है। तो ये था दोस्तों पूर्णांक और पूर्ण संख्या के बारे में। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है, ये 3/7 तथा 5/7 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दोस्तों दो परिमेय संख्या दी हुई है, हमें इनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास परिमेय संख्या निकालने के लिए कोई सवाल आता है, तो अगर यदि उनके जो ये अंश होता है ये हर होता है, और यदि उनके हर एक समान है, तो जो मैंने आपको नियम बताया था परिमेय संख्या निकालने के लिए कि दोनों के जो परिमेय संख्या है उनके योग को 2 से विभाजित कर देते हैं, उसमें हम इसे नहीं लगाएंगे। हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इनका सबसे पहले तो इन संख्याओं को लिख लीजिए, जैसे 3/7 और 5/7। अगर कोई हमें ऐसी दो परिमेय संख्या दी हुई है जिनके हर बिल्कुल एक समान है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, वैसे तो आप देख रहे हैं 3/7 और 5/7 के बीच में क्या संख्या आती है, 4/7। एक संख्या तो ये निकल गई, लेकिन हमें एक संख्या नहीं निकालनी है, हमें इसके बीच में 4 से 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे दोस्तों, जो इन दोनों के हर हैं उनको हम एक समान बना लेंगे। कैसे, एक समान बनाने के लिए हम इनके अंश और हर को किसी ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे गुणा करने के बाद जो इनके हर हैं वो एक समान हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे अगर हम 1 से गुणा करते हैं, देखिए जैसे अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो 1 से गुणा करने के बाद तो हमारे पास वापस वही संख्या आ रही है, तो हम 1 से तो गुणा नहीं कर सकते। इसके बाद हम 2 से गुणा करके देखते हैं। इसमें आप गुणा करके देख सकते हैं कि कौन सी संख्या से गुणा करने के बाद इनकी दोनों परिमेय संख्याओं के जो हर हैं वो बराबर हो रहे हैं। तो चलिए हम 2 से गुणा करते हैं, तो 2 से गुणा करने के बाद हमें क्या मिला, 6/14। इसी तरह यहाँ पर भी गुणा कीजिए, तो 5 की 2 से गुणा करेंगे 10 और 7 की 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14। तो दोस्तों अब क्या देख रहे हैं आप, इन दोनों के जो हर हैं वो एक समान हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। आप चाहे तो अब इस परिमेय संख्या में से दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, या फिर आप इसे सरलतम रूप में, यानी कि इसे काट भी सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप इसे कैसे करना चाहते हैं। और अगर एक और हम संख्या लेकर देख लेते हैं, जैसे अभी हमने 2 से गुणा की, इसके बाद हम एक बार 2 के बाद 3 से गुणा करके देखते हैं। 3 से 3 की गुणा कीजिए। जब भी आप किसी संख्या की परिमेय संख्या के साथ गुणा करेंगे हर समान बनाने के लिए, तो ऊपर और नीचे दोनों जगह एक ही संख्या होनी चाहिए। अगर आप ऊपर वाली अंश को 3 से गुणा कर रहे हैं तो नीचे हर को भी आप 3 से ही गुणा करेंगे। तो कीजिए दोस्तों, 3 की 3 से गुणा करेंगे 9 और 7 की 3 से गुणा करेंगे 21। इसके बाद इधर भी 3 से गुणा कीजिए, 5 तिया 15 और 7 की 3 से गुणा करेंगे 7 तिया 21। तो देखिए दोस्तों, फिर से हमारे पास हर एक समान आ गए हैं। आप चाहे तो जो 2 से हमने गुणा की थी उससे भी अपना आंसर निकाल सकते हैं, या चाहे तो 3 से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब 9 से 9/21 और 15/21 के बीच की संख्याएं लिख दीजिए। अब आप इसके बीच की परिमेय संख्याएं कैसे लिखेंगे,
आप देख रहे हैं कि दोनों के हर एक समान हो गए हैं। तो जब हर एक समान हो जाएं तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ 9/21 लिख दिया, यहाँ 15/21 लिख दिया। अब आपको 9 से लेकर 15 तक जो भी संख्याएं आती हैं इनके बीच में वो लिखनी है। जैसे 9 के बाद क्या आता है दोस्तों 10, 10 के बाद 11, हर एक समान रहेगा, हर 21 ही रहेगा। 12, 12/21, 13/21 और 14/21। तो देखिए दोस्तों ये निकल गई है आपकी 9/21 से लेकर 15/21 के बीच में 10, 1, 2, 3, 4, 5 परिमेय संख्याएं। तो दोस्तों अगर आपका जो आंसर है वो ये है कि 3/7 तथा 5/7 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो आप इन्हें लिख देंगे कि 3/7 और 5/7 के बीच में ये परिमेय संख्याएं हैं। वैसे किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। अभी आपका आंसर ये है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या पूछ रहा है, रोमन संख्या में लिखें। रोमन संख्या में लिखना है आपको, क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 175। 175 को आपको रोमन संख्या में लिखना है। रोमन संख्या में लिखने के लिए दोस्तों मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। देखिए सबसे पहले तो जो हमारे पास रोमन संकेत होता है वो क्या होता है, I, B, X, L, C, D और M। ये जो हमारे पास 7 संकेत होते हैं। और हिंदू अरेबिक प्रणाली में जो इनकी वो होती है संख्या, वो क्या होती है, I की 1, B की 5, X की 10, L क्या होता है दोस्तों 50 और जो C होता है वो होता है 100, D क्या होता है 500 और M क्या होता है दोस्तों 1000 यानी 1000। ठीक है, तो अब दोस्तों हम इसके हिसाब से इन क्वेश्चंस को करेंगे। मैंने आपको कुछ नियम भी बताए थे कि जो हमारे पास रोमन संख्या में I, X, C और M होता है, केवल यही 4 रोमन संख्या होती है जिनकी पुनरावृत्ति होती है, यानी इन्हीं तीनों को दोहरा सकते हैं, लेकिन वह भी केवल 3 बार। 3 बार से ज़्यादा हम इन संकेतों को, इन संख्या को भी नहीं दोहरा सकते। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम हमारा पहला सवाल जो है ऑप्शन 175 दिया हुआ है। 175 को रोमन संख्या में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए जो 175 है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस में क्या आ गया दोस्तों 75। मैं इसे एक बार रफ कर देती हूँ। इसके बाद देखिए 100 प्लस 75 कर दिया है मैंने। 100 के आपके पास संकेत रोमन संकेत है, 100 का आपके पास मान है। अब आप 75 को भी कैसे लिख सकते हैं, 70 प्लस 5। 75 को भी आप ऐसे टुकड़ों में तोड़कर लिख सकते हैं 70 प्लस 5। दोस्तों अब इनका मान लिखिए। 100 का मान क्या होता है C, 70 का क्या होता है, 70 का तो हमारे पास कोई मान नहीं होता, लेकिन हमारे पास जो 70 होता है उसको हम कैसे लिख देते हैं 50 प्लस 20। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसे एक और स्टेप में कर सकते हैं। यानी 70 को आप कैसे लिख सकते हैं 50 प्लस 20 प्लस 5। अब देखिए दोस्तों 100 क्या होता है C, 50 क्या होता है दोस्तों L और 20 क्या होता है दोस्तों, जो हमारे पास x होता है उसका मान क्या होता है 10 और 2x का मान क्या होता है 20। तो आप यहाँ क्या लगा देंगे 2 बार x, इसके बाद है 5 और 5 का मान क्या होता है दोस्तों v, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे v। तो इसका आपका आंसर क्या बनेगा, मैं इसे दोबारा एक बार साफ साफ लिख देती हूँ, C L डबल x और p। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों हमारा ये। तो 175 को रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं C L X X V ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद हम करते हैं 400 को। 400 को रोमन संख्या में लिखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं बी पार्ट में क्या बोल रहा है, 400 को रोमन संख्या में बदलिए। 400 को रोमन संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों,
400 को हम कैसे लिख सकते हैं? 400 को वैसे तो हम 4 बार 100 भी लिख सकते हैं। तो क्या अब हमारा ये सवाल हो जाएगा? नहीं दोस्तों, ये हमारा सवाल नहीं होने का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो c का मान होता है वो 100 होता है, लेकिन हम उसको केवल 3 बार दोहरा सकते हैं। यानी कि हम केवल 3 बार c लिख सकते हैं। 3 बार c का मतलब 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी कि 300। तो हम सिर्फ उसे 3 बार दोहरा सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? 400 दिया हुआ है, तो हम इसे c तो नहीं लिख सकते, यानी कि हम इसे 4 बार नहीं दोहरा सकते। तो हमें इसे कैसे करना होगा? देखिए दोस्तों, हम इसे 100 के द्वारा भागों में बांट कर तो नहीं कर सकते। अब हम इसे कैसे करेंगे? क्या हम इसे 500 माइनस 100 कर सकते हैं? देखिए 500 माइनस 100 यानी 500 में से 100 को घटाकर लिख सकते हैं। 500 में से 100 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 400 आएगा। तो देखिए अब हमारे पास 500 का मान होता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि 500 का मान क्या होता है दोस्तों? b बराबर क्या होता है? 500 और c बराबर क्या होता है? 100। तो लिख दीजिए दोस्तों, b क्या है? 500 की मान क्या आएगा? b और 100 का मान क्या आएगा दोस्तों? c। तो इसका मान क्या आया दोस्तों? c। लेकिन दोस्तों अभी हमारा सवाल ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब अधिक मान वाली संख्या के बाद कम मान वाली संख्या आती है तो उसमें जोड़ होता है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम c को कहाँ लिखेंगे? d से पहले लिखेंगे, क्योंकि ये नियम मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अधिक मान वाली संख्या, अधिक मतलब d की मान है 500, c का मान है 100। तो अधिक मान वाली संख्या से पहले जब कम मान वाली संख्या को लिखते हैं, तब ही हम उसको माइनस कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? c d। हम इसको कैसे लिखेंगे? c और d। देखिए दोस्तों, जब भी आपके पास ऐसा कोई सवाल आता है, सवाल जिसमें आपको इसको रोमन संख्या में लिखना हो, सबसे पहले आप उसके टुकड़े करेंगे। जैसे 400 के मैंने 100 लिखा था 4 बार, 100 100 100 100। लेकिन आपको कुछ नियम इसमें हमेशा याद रखने हैं कि एक तो हम 3 से ज़्यादा पुनरावृत्ति एक उसकी रोमन संख्या की नहीं कर सकते, और दूसरा क्या कि जब भी अगर यहाँ प्लस है या माइनस है तो उसको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे मैंने 400 को कैसे लिखा? 500 माइनस 100, क्योंकि मेरे पास 500 का मान भी है और मैं 100 का मान भी है, तो इसलिए। लेकिन इसको जो आपको चिन्ह दिया हुआ है ये प्लस और माइनस का, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका बीच में माइनस का साइन है तब आप क्या करेंगे? छोटे मान वाली संख्या को आगे लिखेंगे और बड़े मान वाली संख्या को पीछे लिखेंगे। और अगर यदि यहाँ पर प्लस का साइन होता तब आप क्या करते? बड़े मान वाली संख्या को पहले लिखते और छोटे मान वाली संख्या को बाद में लिखते। इस बात का आपको खास ध्यान देना है, वरना आपका ये सवाल आते हुए आपको आता होगा लेकिन फिर भी ये गलत हो जाएगा। तो देखिए, तो ये हो गया आपका। तो अब हमारा अब आपको समझ आ गया है कि अगर माइनस था तो हमने क्या किया? छोटा मान वाली संख्या आगे और बड़े मान वाली संख्या पीछे। तो चलिए अब हम तीसरा पार्ट करते हैं, जो क्या है? 998। 998। इसी तरह दोस्तों अब 998 को आपको रोमन संख्या में लिखना है। अब आप इसके टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे यहाँ 900 दिया हुआ है, हम कितने तक पुनरावृत्ति कर सकते हैं? 300 तक, यानी कि C। और इसके बाद जो 500 होता है यानी कि D मतलब 500। अगर आप 500 प्लस 500 और 500 पुनः ऐसे करेंगे तो ये तो आपका 500 500 1000 और 500 1500 बन जाएगा। हमें तो क्या चाहिए? हमें तो 900 चाहिए। तो हम इसे कैसे करेंगे दोस्तों? इसको फिर से आपको टुकड़ों में माइनस में ही करना है। कैसे? 998 है, सबसे पहले तो 998 दिया हुआ है, सबसे पहले तो इसे अलग अलग करके लिखिए। 900 प्लस 98, पहले 998 को अलग अलग लिखिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 900 प्लस 98। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब 900 को देखिए, 900 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1000 माइनस 100। 1000 माइनस 100 करने पर आपके पास क्या आ गया दोस्तों? 900। अब इसके बाद आपके पास क्या बचा? 98।
इसी तरह आपको 98 को भी टुकड़ों में लिखना है, भागों में लिखना है। अब आप 98 को क्या लिख सकते हो, 90 प्लस 8। अब आप 98 को क्या लिख सकते हो, 90 प्लस 8। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे उस संख्या तक इसको लिखना है जहाँ पे मुझे इसका मान पता है। जैसे मुझे 1000 का मान पता है, जो क्या होता है m, जो क्या होता है m। 100 का मान c होता है। इसी तरह 90 का तो नहीं पता मुझे, तो 90 को हम या तो क्या कर सकते हैं, 50 प्लस कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि 50 प्लस 40 और 4 बार 40 आ जाएगा, तो 4 बार पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी, जो कि नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, 90 को भी कैसे लिखेंगे, 100 माइनस 10। तो देखिए हमने क्या लिखा, 1000 माइनस 100 प्लस में, अब 90 को तोड़कर भागों में लिखिए। 90 को कैसे लिखेंगे, 100 माइनस 10। 100 माइनस 10 की लिखने से क्या आ गया, 90 प्लस में 8। इसी तरह 8 को भी भागों में लिखिए। 8 कैसे लिख सकते हैं आप, 5 प्लस 3। अब आपने ये लिख दिया। अब दोस्तों ये हमने ये क्यों किया, इसका करने का क्या कारण है, यहाँ तक भागों में जो विभाजित किया है, यानी भागों में तोड़कर लिखा है। इसका ये मतलब है दोस्तों कि मैंने जो भी ये यहाँ पर लिखा है, मुझे इसकी सबकी जो मान है, जो वैल्यू है वो पता है। कैसे, 1000 का मान क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि m होता है, 100 का c होता है, 100 का c, 10 का जो क्या होता है x, 5 का v, और 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 बार i। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 बार i। लेकिन दोस्तों इसके कुछ नियम हैं। कैसे, यहाँ पे बीच में माइनस आ रहा है, तो वही बात, जब भी माइनस आए तो कम मान वाली संख्या, कम मान क्या है c, वो आगे आएगा, अधिक मान वाली संख्या पीछे आएगी। अब क्या है बीच में, प्लस है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस है। तो वैसे ही कम मान वाली संख्या क्या है x, वो पहले आएगा, अधिक मान वाली संख्या क्या है c, वो बाद में आएगी। अब इन दोनों के बीच क्या रहेगा, अब क्या रह गया हमारे पास, 5 और 3। 5 और 3 के बीच में क्या है दोस्तों, प्लस है। तो अगर 5 और 3 के बीच में प्लस है, तो दोस्तों अधिक मान वाली संख्या पहले आएगी और कम मान वाली संख्या यानी कि 3 बार आई बाद में आएगा। तो ये हमारा इसका आंसर है दोस्तों। इसका 998 का रोमन संख्या क्या है, CMXCV 3 बार आई, ये इसकी रोमन संख्या है। इसके बाद बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 7 की। प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है, स्थानीय मान से आप क्या समझते हैं। दोस्तों मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि स्थानीय मान वह मान है जो कि किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार बदलता है, उसे स्थानीय मान कहते हैं। जैसे जब हम कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया 6321, तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें 3 का स्थानीय मान निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे। आप ये देखेंगे कि 3 कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़े पर है तो 3 की गुना आप किससे करेंगे, 100 से। तो इसका स्थानीय मान क्या आएगा, 300। तो वह किसी अंक का वह मान जो उस स्थान की स्थिति के अनुसार बदलता है, उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। तो ये था हमारा दोस्तों स्थानीय मान। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद हमें क्या दिया हुआ, प्रश्न संख्या 8 में हिंदू अरेबिक संख्या में लिखो। अभी हमने रोमन संख्या में लिखा था हिंदू अरेबिक संख्या को, अब हमें रोमन संख्या को हिंदू अरेबिक संख्या में बदलना है। तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, XCIX। तो दोस्तों इनके पहले तो हम मान लिख लेते हैं। देखिए इसमें देखिए दोस्तों, आपको क्या कोई पैटर्न या कोई नियम दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए 10 क्या है 100 से, पहले इन दो को देखिए, इन दोनों संख्याओं को। 10 क्या है 100 से छोटा है। तो मैंने आपको बताया था यदि कम मान वाली संख्या ज़्यादा मान वाली संख्या से पहले आती है, तो हम इसमें से इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं। तो आप क्या करेंगे, 100 में से 10 को घटा देंगे, तो घटाने के बाद आपको क्या मिलेगा, 90। ठीक है दोस्तों, ये तो था इन दोनों की संख्याओं का। अब इन दोनों संख्याओं को देखिए, पीछे वाली जो क्या है 1 और 10। यहाँ भी सेम वही नियम है कि पहले कम मान वाली संख्या है
फिर अधिक मान वाली संख्या है। अगर पहले कम मान वाली संख्या आती है और बाद में अधिक मान वाली संख्या आती है तो उसमें से उसको घटा दिया जाता है। तो 10 में से जब 1 को घटाएंगे तो दोस्तों आपके पास क्या आएगा, 9 आएगा। जब आपने इसमें से इसको घटाया तो 90 और जब इसमें से इसको घटाया तो 9। तो जो भी आपके पास बाद में 2 संख्याएं बचेंगी उनको आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 90 में 9 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, XCIX बराबर में क्या आएगा, 99 आएगा। तो ये था पहला पार्ट। चलिए अब करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, LIV। सबसे पहले L का मान लिखते हैं। L का मान क्या होता है, 50। I का मान क्या होता है, 1 और B का मान क्या होता है, 5। तो देखिए दोस्तों, अब पहले इनको देखिए, ये है 50, ये है 1 और इसके बाद है 5। तो दोस्तों 50 को तो इसका तो हमें मान पता है, इसको तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब इन दोनों को देखिए, पीछे वाली 2 संख्याओं को, ये क्या कह रहा है, कम मान वाली संख्या पहले है, अधिक मान वाली संख्या बाद में है। तो जब कम मान वाली संख्या पहले हो और अधिक मान वाली संख्या बाद में हो तो क्या करते हैं, माइनस। तो 5 में से 1 को जब आप घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, 4 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको 50 और 1 को क्यों नहीं पहले सोल्व किया, क्योंकि दोस्तों 50 और 1 को इसलिए सोल्व नहीं किया क्योंकि यहाँ क्या नियम है कि बड़े मान वाली संख्या और छोटे मान वाली संख्या जुड़ती है। तो 50 में 4 को जोड़ देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास 54 आएगा। तो ये इसका जो हमारे पास बी पार्ट है LIV वो किसके बराबर होता है, 54 के। दोस्तों इसके बाद है सी पार्ट। सी पार्ट में क्या दिया हुआ है, LXIX। इस पार्ट को दोस्तों आप खुद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ये थे हमारे प्रश्न नंबर 8। इसके बाद 2 प्रश्न और बचे हैं, प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10। इसके बाद हमारा लघु उत्तरीय जो प्रश्न है अध्याय 1 का वो कंप्लीट हो जाएगा और आने वाली क्लास में जो कल आगे आएगी उसमें हम क्या करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है, वास्तविक संख्या व अपरिमेय संख्या में अंतर बताइए। वास्तविक संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या, इन दोनों में क्या अंतर है। दोस्तों मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या को जानते हैं, वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिलाकर बनती हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहा जाता है। और अब आपसे क्या पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो संख्या है जो परिमेय नहीं होती और परंतु जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में दोनों आती हैं, परिमेय भी और अपरिमेय भी। परिमेय कौन सी होती है, जिसे हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, और अपरिमेय कौन सी होती है, जो रूट के रूप में होती है। ये तो परिमेय भी आ गई और अपरिमेय भी आ गई। इन दोनों संख्याओं को मिलाकर जो संख्या बनती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और जो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय सिर्फ वो संख्या होती है जिसमें परिमेय नहीं होती और जिसे वास्तविक संख्या और जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, सिर्फ ये। या फिर एक और उदाहरण ले लीजिए, पाई। तो इसे बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। ये है इन दोनों के बीच का अंतर। वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर्स भी कहते हैं और जिसे R द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसके अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों आती हैं और अपरिमेय में सिर्फ अपरिमेय संख्या ही होती है और इन्हें हम Q के C या फिर T द्वारा प्रदर्शित करते हैं। Q की घात C या फिर T के द्वारा इनको प्रदर्शित किया जाता है। तो ये था वास्तविक और अपरिमेय संख्या के बीच में अंतर। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 10, जो कि हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है, ये 2/7 तथा 5/9 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। आपको 2 संख्याएं दी हुई है, इनके बीच आपको 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। इसे आप दोस्तों 2 तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहला, दोनों संख्याओं के योग को 2 से भाग दे दीजिए।
2 से विभाजित कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी तीसरी परिमेय संख्याएं निकल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जो तीसरी परिमेय संख्या निकलेगी फिर उस संख्या से किसी एक संख्या को लेकर इन दोनों में से बिल्कुल ऐसे ही दोबारा इस तरीके से ही करना है कि उन दोनों संख्याओं के योग को 2 से विभाजित कर दिया। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि जो आपको संख्या दी हुई है जैसे 2/7 और 5/9, सबसे पहले तो ये देखिए क्या इन दोनों संख्याओं के जो हर है वो एक समान है, बराबर है? नहीं। यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो ये बराबर नहीं है। तो क्या करें दोस्तों, आप इनके हर को एक समान बना लीजिए। एक समान बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो इनका हर है दोनों संख्याओं का, इसका एलसीएम ले लीजिए। जैसे 7 और 9 का एलसीएम लेते हैं हम, तो अब आप ये देखिए एलसीएम लेते वक्त हम क्या करते हैं, जो संख्या जिससे हम 7 को भाग कर सकते हैं उस संख्या को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 7 से ही भाग होता है, तो 7 को 7 से भाग करेंगे क्या आएगा, 1। अब क्या 7 से 9 को भाग कर सकते हैं? नहीं। तो जब हम भाग नहीं कर सकते किसी संख्या को तो उसको ऊपर से ऐसे ही नीचे उतार लेते हैं। अब ये देखिए 9 किस पहाड़े पर भाग होता है, 9 को हम 3 से भाग कर सकते हैं, तो 3 से कीजिए, 1 का तो 1 ही आएगा। 3 से 9 को भाग करेंगे 3, फिर से 3 से 3 को भाग कीजिए, 1 तो 1, 3 से 3 को भाग करेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, 1। ये दोस्तों जो प्रक्रिया है एलसीएम की तब तक चलती है जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए, यानी 1 ना आ जाए तब तक ये चलती है। अब दोस्तों आपके पास यहाँ 1 आ गया, तो जो भी आप जिससे इसको आपने पहाड़ा पड़ा भाग दिया है तो इन सभी की गुना कर दीजिए। देखिए गुना करके क्या आएगा, 7 तिया 21, 21 तिया 63, तो क्या है दोस्तों आपके पास 63। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आया, 63। तो इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ 63 2/7। तो दोस्तों आपको किसी ऐसी संख्या से ऊपर और नीचे गुना करनी है जिसका हर क्या आए, 63 आए। अब आप ये कैसे करेंगे, अब आप या तो ऐसे कर सकते हैं कि आपको पता हो कि 7 से 63 के 7 के पहाड़े पर 63 कहाँ आता है, या फिर अगर ऐसा नहीं पता है तो 7 से नीचे हर को इसे भाग दे दीजिए। ठीक है, बाद में बताती हूँ। जब 7 से 63 को आप भाग देंगे तो क्या आएगा आपके पास, 9। तो अगर यहाँ 9 आ गया तो जैसे अगर आपके पास यहाँ 9 आया तो आपको ऊपर भी 9 से ही गुना करनी है, मतलब ये दोनों संख्या समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर आप यहाँ 9 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी 9 से ही गुना करेंगे, तो 2 9 18, और ये तो आपने कर ही दिया है। अब इसी तरह 5/9, तो 5/9 को आपको ऐसी संख्या से गुना करनी है, मतलब 9 को ऐसी संख्या से गुना करनी है जिससे गुना करने पर आपके पास 63 आए। तो 9 के 7 से गुना करते हैं तो क्या आता है दोस्तों, 63। तो अगर नीचे 7 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी 7 से ही गुना होगी। 5 के 7 से गुना करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 35। तो अब मैं ये वाला एक बार साइड में रफ कर देती हूँ। तो देखिए अब आपके पास प्राइम संख्या निकल कर आ गई है। यहाँ कितना आया आपके पास, 18/63, और यहाँ कितना आया, 35/63। अब आप ये देखिए हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो अब आप क्या करेंगे, 18 के बाद आप गिनती शुरू करेंगे। 18 के बाद क्या आता है दोस्तों, 19, और नीचे क्या रहेगा, हर समान रहेगा। दोनों जहाँ जो भी आप लिखेंगे इसके नीचे वो इनका हर ही होगा, 63। 19 के बाद दोस्तों 20/63, 20 के बाद 21/63, 21 के बाद 22/63, और इसके बाद 23/63। ऐसे करते हुए दोस्तों आप 35 तक लिख सकते हैं, लेकिन हम 35 तक इसलिए नहीं लिख रहे हैं, 35 तक, क्योंकि हमें क्या कहा है कि 5 परिमेय संख्याएं निकालिए। तो 19 से लेकर 23 तक ये हमारी 5 परिमेय संख्याएं मिल गई हैं, हमने ज्ञात कर ली हैं, तो इसलिए सिर्फ हम यहाँ तक ही लिखेंगे। तो दोस्तों ये है परिमेय संख्याएं निकालने का तरीका। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर चाहे तो आप इसे पहले वाले तरीके से भी कर सकते हैं, वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपको अच्छे से समझ आया है, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।